एज ऑफ नाउ मुंबई सिटी को टेलीविज़न एंड फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए इंडिया में सबसे ज़्यादा जाना जाता है और इंडिया की हर स्टेट से लोग यहाँ अपना टैलेंट शोकेस करने और फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने की उम्मीद से आते हैं। ऐसे ही नीरज ग्रोवर, जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर किसनी से था, जिसका जन्म 1982 में हुआ था, वो भी टेलीविज़न इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आ गया था। At the age of 26, he was working as a creative executive director in the Indian version of a television show Are You Smarter Than a Fifth Grader? और नीरज जल्द ही रिलीज होने वाले शो महाभारत के ऑडिशन एंड कास्टिंग भी संभाल रहा था। नीरज अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा था अंटिल वो एक कन्नड़ा एक्ट्रेस मारिया मोनिका सुसैराज से मिला और समय के साथ उनकी बॉन्डिंग और रिलेशन अच्छे होते गए, विच अल्टीमेटली लेड टू द होमोसाइड ऑफ नीरज ग्रोवर। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मारिया एम सुसैराज पहली बार नीरज से उनके ऑफिस में मिली थी, जहां वो एक टेलीविज़न सीरीज़ का ऑडिशन देने आई थी। नीरज को मारिया की एक्टिंग स्किल्स उस रोल के हिसाब से सही नहीं लगी और मारिया एक साउथ बेस्ड एक्ट्रेस थी और वो हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पाती थी, जो कि उस रोल के लिए ज़रूरी था। पर नीरज को मारिया एज अ पर्सन बहुत पसंद आई। जल्द ही नीरज ने मारिया से दोस्ती कर ली और क्योंकि मारिया को भी नीरज पसंद था, इसलिए वो अच्छे दोस्त बन गए। उन दोनों ने अपने कॉन्टैक्ट शेयर करे और फिर वो रेगुलरली एक दूसरे से बात करा करते थे। टाइम के साथ उनका अफेक्शन और बढ़ता गया और अब वो रेगुलरली मिलने भी लग गए थे। उसके बाद मारिया ने मुंबई में रहने के लिए एक फ्लैट लिया, जो कि फ्लैट नंबर 201 धीरज सोलेटा अपार्टमेंट्स मलाड में था। मारिया सुसैराज की सगाई एमिली जेरोमी मैथ्यू से हुई थी, जो कि कोचीन में पोस्टेड एक नेवल ऑफिसर था। उसका ये कहना था कि मारिया नीरज के साथ बहुत क्लोज फ्रेंडशिप में थी और मारिया के फियांसे होने के कारण वो उसके लिए बहुत पॉसेसिव भी था। 6 मई 2008 को रात में नीरज मारिया के फ्लैट पर जाता है ताकि वो उसकी शिफ्ट होने में मदद कर सके। किसी तरीके से मैथ्यू को पता चल जाता है कि नीरज मारिया के घर आया हुआ है और वो मारिया को ये बोलता है कि उसे पूरी रात वहाँ ना रुकने दे। हालांकि मैथ्यू को ये शक था कि वो मारिया के घर पूरी रात रुकेगा, जो कि मैथ्यू को नहीं पसंद था। इसके बाद 7 मई 2008 को सुबह जब मारिया और नीरज सो रहे थे, तब घर की डोरबेल बार बार बजती है। मारिया उठकर मेन गेट खोलती है और अपने फियांसे मैथ्यू को दरवाजे के बाहर देखकर चौंक जाती है। मैथ्यू गुस्से में घर में घुसता है और नीरज को सोता हुआ पाता है, जिससे उसका शक सही निकलता है। नीरज को घर में देखकर मैथ्यू को बहुत गुस्सा आता है और उनके बीच बहस हो जाती है और फिर दोनों हाथापाई पर उतर आते हैं। मैथ्यू को उस वक्त इतना गुस्सा आ जाता है कि वो किचन में जाके एक चाकू लाता है और फिर नीरज को बार बार चाकू से मारता है और इस वजह से नीरज की मौके पर मौत हो जाती है। रिपोर्टेडली एट 10 AM मारिया मैथ्यू के कहने पर मॉल जाती है और वहाँ से 2 डफल बैग्स, एक बेडशीट, एक कर्टन और एक नाइफ लेकर आती है। फिर मारिया और मैथ्यू नीरज की बॉडी को किचन में ले जाते हैं और वहाँ वो उसकी बॉडी को 300 पीसेस में काट देते हैं। फिर वो मर्डर एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने बेडरूम की बेडशीट, कर्टन, पिलो, कवर सब चेंज कर देते हैं। फिर सुसैराज अपने फ्रेंड से उसकी कार बोरो करती है और शाम को 4:30 बजे वो दोनों नीरज की बॉडी को 2 बैग्स में डालकर मुंबई से बाहर ले जाते हैं। मुंबई के आउटस्कर्ट्स पर वो पेट्रोल खरीदते हैं क्योंकि उनका प्लान उन दोनों बैग्स को जलाने का था। फिर वो दोनों मनोर में अमगांव विलेज के पास में एक जंगल में उसकी बॉडी को जला देते हैं और रात को 11:30 बजे मुंबई लौट आते हैं। जब सुसैराज और मैथ्यू नीरज की बॉडी को डिस्पोज करने मनोर जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में नीरज का फ़ोन बजता है, जो कि सुसैराज ने अपने पास रखा था और अपनी डेनिम पॉकेट से निकालते वक्त सुसैराज गलती से कॉल पिक कर लेती है। हालांकि वो इमीडिएटली कॉल कट कर देती है और ये चीज़ मुंबई पुलिस के लिए की सस्पेक्ट बन चुका था। बाद में सुसैराज से इस बारे में पूछा गया तो उसने ये कहा कि नीरज उस रात अपना फ़ोन सुसैराज के घर पे ही भूल गया था और वो और मैथ्यू उस वक्त दादर में शॉपिंग कर रहे थे, जबकि वो नीरज की बॉडी को जलाने मनोर जा रहे थे। शुरू में पूछताछ के वक्त पुलिस को सुसैराज ने यह कहा था कि उन दोनों ने एक सेंट्रो कार मैथ्यू के दोस्त जितेश से बोरो की थी, जो कि कोलोबा में पोस्टेड एक नेवल ऑफिसर था। पुलिस की जितेश से पूछताछ करने पर जितेश ने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और फिर सुसैराज ने यह कबूल किया कि वो झूठ बोल रही थी और कार दरअसल उसकी फ्रेंड किरण श्रेयस की थी। किरण से पूछताछ करने के वक्त उसने ये कहा कि सुसैराज ने उससे कार ये बोलकर ली थी कि उसे मैथ्यू के साथ दादर शॉपिंग पर जाना है। पुलिस फिर कार के ओनर को और सुसैराज को आमने सामने पुलिस स्टेशन में बिठाती है, जहां सुसैराज सब सच बोल देती है और वो ये भी बताती है कि उन दोनों ने नीरज की बॉडी को कैसे डिस्पोज किया। सारी सच्चाई सुनने के बाद एवरीवन इन दैट रूम वाज वेरी शॉक्ड कि कोई इतने एक्सटेंट पे भी जा सकता है। नीरज का एक फ्रेंड सुसैराज को कॉल करता है नीरज के बारे में पूछने के लिए
क्योंकि उसे पता था कि 6 मई की रात नीरज सुसईराज के घर पर गया था और सुसईराज नीरज के फ्रेंड को ये बोलती है कि नीरज बाहर गया है और वो अपना फ़ोन घर पर ही भूल गया है। बाद में उसका फ्रेंड वो फ़ोन सुसईराज से ले लेता है और इस चीज़ ने भी पुलिस के सामने सुसईराज को प्राइम सस्पेक्ट बना दिया था। क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन पर यह भी मिला था कि मैथ्यू ने सुसईराज को 7 मई से लेकर 20 मई के बीच तकरीबन 1000 कॉल्स किए थे और इस चीज से क्राइम ब्रांच का शक और बढ़ गया था। अब सुसईराज को ये लगा कि उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं है, सो शी कन्फेस्ड इन फ्रंट ऑफ पुलिस की कैसे नीरज और मैथ्यू की लड़ाई हुई और कैसे मैथ्यू ने चाकू से नीरज को मार दिया और फिर उसकी बॉडी को 300 पीसेज में काट कर जला दिया। ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशन ऑफ सुसईराज पुलिस ने अगले दिन मैथ्यू को अरेस्ट कर लिया। अब ये चीज़ श्योर हो चुकी थी कि मर्डर इन दोनों ने किया है एंड दिस केस वाज देन ट्रांसफर्ड टू बॉम्बे हाई कोर्ट। ऑन जुलाई 2011 एडिशनल सेशंस जज M.W. चंदवानी ने अपना डिसीजन इस मर्डर केस पर सुनाया। केस के सारे प्रूफ्स और एविडेंस को एनालाइज करके और सुसईराज एंड मैथ्यू के कन्फेशन को देखते हुए जज ने एमिली जेरोमी मैथ्यू को कल्पेबल होमोसाइड में दोषी पाया अंडर सेक्शन 304 ऑफ इंडियन पेनल कोड और उसे 10 साल की इम्प्रिजनमेंट सुनाई। एंड द कोर्ट हेल्ड मारिया सुसईराज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर बट मर्डर सीन पर एविडेंस खत्म करने के जुर्म में सेक्शन 204 ऑफ IPC के तहत उसे 3 साल की इम्प्रिजनमेंट सुनाई। हालांकि मैथ्यू ने नीरज को जान से मारने का सोचकर उस पर चाकू से वार किया था, बट कोर्ट ने मैथ्यू को कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में चार्ज किया था। In Neeraj Grover's murder case, the court observed that the act of murdering Neeraj was not an intentional act. The court has constructed it to come within the ambit of the 4th exception to section 300. If a person kills another with the intention of causing death but does the act in a fit of rage or in a sudden quarrel, then he will be held guilty of culpable homicide not amounting to murder. The murder of Neeraj Grover was unfortunate enough to call it monstrous act of Maria and Matthew. नीरज की बॉडी को 300 पीसेस में काटना ताकि उसे डिस्पोज करना आसान हो, ये क्राइम कल्चर में एक बहुत ही शॉकिंग एंड घिनौना एक्ट है। कई लोग स्पेशली ग्रोवर के घर वाले एंड वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ कोर्ट। वो ये चाहते थे कि उन्हें डेथ पेनल्टी हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, बट एज यू नो इन इंडिया रूल्स आर रूल्स एंड अपने यहाँ पर डिसीजंस हमेशा सबूतों पर एंड कन्फेशंस के बेस्ड पर ही लिए जाते हैं। एंड एज इट्स वेल सेड इन इंडिया दैट कानून अंधा है। आज भी लोगों को यही लगता है कि नीरज को सही न्याय नहीं मिला, लेकिन बिसाइड दिस इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि दिस मर्डर इज एडेड टू द लिस्ट ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग मर्डर केस इन इंडिया। सो ये थी स्टोरी नीरज ग्रोवर मर्डर केस की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे अपने सजेशंस इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड गुड बाय।